हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में आज हमारा जो सेशन रहेगा वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जिनका अभी हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग में पूरी हेल्प करने वाला है। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है ना, इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर आप लोगों को सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 बजे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लगभग 7। ओके, जैसे आज डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक था, नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, तो यहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिख करके, उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इस ग्रुप पे शेयर कर देंगे ना, तो फिर हमारी टीम इसको इवेल्युएट कर लेगी और आपके जो भी बेस्ट परफॉर्मर होंगे, जो बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे, उन लोगों की कॉपी फिर यहां पर आपको दिखाई भी जाएगी। जैसा कि आज की जो आंसर राइटिंग की रही ना, उसकी अगर बात करें तो शालिनी जी के द्वारा जो आंसर लिखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने आंसर्स को। आप देख सकते हो यहां पर कि इन्होंने मैपिंग का भी यूज किया है। यहां पर अच्छे से आप नोटिस कर सकते हैं कि मैपिंग भी इनके द्वारा यूज की गई है यहां पे। इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को भी समझा है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कैसे उसको हम फुलफिल करेंगे, कहां पर हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, कहां पर पॉइंटर्स पे हमें जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आप शालिनी जी की कॉपी देखेंगे तो आप देखिए यहां पे कि इनके द्वारा पॉइंटर्स में आंसर दिए गए हैं कि हाँ भाई, साइक्लोन डिजास्टर से जो हमारी टैकल करने की तैयारियां हैं वो किस लेवल की है, वो उन्होंने एकदम पॉइंटर्स में शो किया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कम से कम एफर्ट में आप मैक्सिमम डिलीवरी दे सकते हैं। फिर इसका जो सेकंड पार्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर, हाँ यस, इस डिजास्टर वाली इशू को, साइक्लोन डिजास्टर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स भी इन्होंने फिर अपने हिसाब से पॉइंटर्स में शो करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको देना होता है अपना सिंपल इंट्रो, फिर उसके बाद में बॉडी पे काम करो, फिर बॉडी से आप आ जाओ कंक्लूजन पे। तो यहां पर इंट्रो में इन्होंने जो तरीका अपनाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये ठीक बात है कि आपको जो ठीक लगे उसके हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो बेसिकली एक तरीके से स्टैंडर्ड एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हाँ भाई, आंसर का फ्लो क्या होना चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन में किन चीजों पर ध्यान देना है, क्या हम डेटा यूज कर सकते हैं या फिर हमें यहां पर डायग्राम यूज करना है। जैसे कि यहां पर कोस्टल एरिया में डिजास्टर को टैकल करने की बात कही है, ठीक है, तो यहां पर मैपिंग के बेसिस पे आपने यहां दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी माइन्यूट है, बट वही है, आता सब कुछ है, पर रिप्रोड्यूस कैसे करें वो चीज आती है तब जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस रहे थे। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड आप जरूर स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो इस ग्रुप को। तो सबसे पहले तो देखो, डिजास्टर की जब बात आती है तो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए इस पर्टिकुलर चार्ट का। इसका हम यूज करेंगे आंसर राइटिंग के टाइम पे कि कैसे आप एक प्रॉपर हेल्दी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मिटिगेशन, कि प्रॉब्लम हो उससे पहले ही हम थोड़ा टैकल कर लें, है ना, चीजों को होने से पहले ही हमारी तैयारी रहे। और अगर डिजास्टर आ भी गई तो उससे टैकल करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर प्रिपरेशन है कि नहीं, वो चीजें यहां पर आती है जो कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर वही चीज आपकी प्रिपरेशन कि भाई, जब भी कोई डिजास्टर आए तो उस, जैसे अर्थक्वेक है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर लग गई, तो उसे टैकल करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी क्या क्या तैयारियां हैं। दैट मींस प्री इंपैक्ट, हम प्री माइंडेड होकर के तैयारियां कर रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। मिटिगेशन का मतलब होने से पहले बच सके। यहां पर हो गया तो उस टाइम पर हमारी तैयारी कैसी है, और वहां पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स हो वो बिल्कुल वॉर फुटिंग पे होना चाहिए, एकदम इमरजेंसी को दिमाग में रख के कि हमें फुल पोटेंशियल के साथ प्रोटेक्शन देनी है। इसके अलावा फिर रिकवरी पे काम करते हैं, तो वहां मेन फोकस होता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, कि कैसे जो भी चीजें डिजास्टर की वजह से टूट फूट हुई है, चाहे वो इकोनॉमिकली देख लो, सोशली देख लो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसको हम कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं। और इन्हीं के बीच में हमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। और आप देखोगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस आपके इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था
assess India's readiness to manage disasters caused by cyclones। पहला पार्ट तो ये है, आपको ये देखना है कि जो भी साइक्लोन्स की वजह से डिजास्टर्स आती है उनको लेकर के इंडिया की तैयारी क्या है। नंबर 2, व्हाट स्टेप्स कैन इंडिया टेक टू एनहांस साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि एक तो क्वेश्चन की डिमांड क्या आ रही है, तो यहां पर हम सिंपल सी बात करें तो दो चीजों पर फोकस किया गया है कि एक तो हमें इंडिया कितना तैयार है उसे असेस करना है। इंडिया की तैयारियां मतलब एग्जिस्टिंग एफर्ट्स जो भी है या एग्जिस्टिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी मैकेनिज्म इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से तैयार किया हुआ डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, वो हमें ध्यान रखना यहां जरूरी है। और दूसरे पार्ट में कि जो अभी हमारे पास में एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनको हम और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू साइक्लोन डिजास्टर, तो वो हम एडिशनल चीजें एड ऑन कर देंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो हमें यह देखना जरूरी है कि इंट्रो कैसे दिया जाए। तो इंट्रो का सिंपल तरीका क्या होगा इंट्रोडक्शन का, आपको जो साइक्लोन्स है एक तो उनकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी चाहिए, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हमारे इंपैक्ट आते हैं। जैसे कि इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया वो तीन पार्ट से, तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, तो ऐसे में आप वहां पर मैप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन्स जनरली हमारे यहां पर आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों इंटीग्रेटेड है, बट यहां पर एस्पेक्ट बदलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आप लोग डिजास्टर की वजह से कितना नुकसान झेल रहे हो, तो उसको हम कैसे और एक तरीके से फर्दर डिजास्टर आने से बच सके या फिर जो इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, राइट, कि लोगों को इवैक्यूएट कर दिया कहीं से, है ना, कहीं पर भी ह्यूमन या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो वहां पर रेगुलेशन लगा दिए, है ना, सैटेलाइट जैसे जो हमारे पास में साइंटिफिक टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं, ये कई आपके पास में एस्पेक्ट्स आएंगे, तो वो चीजें यहां पर आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी होगी। तो पहला इंट्रो में आपको बताना है साइक्लोन्स होते क्या है। नंबर 2, आप साथ ही साथ मैप दिखा सकते हैं कि इंडिया में कहां कहां पर कितना खतरा है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी कितनी है। साथ में आपको यह बता देना है कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों के, एक तरीके से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, इन एस्पेक्ट्स में कितना डैमेज आ रहा है। तो 1 से 2 या 3 लाइन में खींच के आपको ये बताना है। हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो हमारे पास में मेरे हिसाब से 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, तो आंसर आप लिमिट में ही दें, क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन आपको ध्यान है 20 के लगभग अटेम्प्ट करना है, तो पहले क्वेश्चन में ज्यादा ताकत लगा दी, ज्यादा एफर्ट लगा दिए, तो बाकी क्वेश्चंस में फिर आप गड़बड़ा जाओगे। तो हमें मिनिमम शब्दों में हमारी बात को पूरा रखना है। तो सबसे पहले तो आप जस्ट एक सिंपल इंट्रो दे दें। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कि किस तरीके से इसकी क्वेश्चन की डिमांड है। वो सबसे पहले आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन्स की वजह से जो डिजास्टर आ रही है उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा फिर इंडिया के एफर्ट्स क्या है, तो सबसे पहले इंट्रो आपने यहां से दे दिया, सिंपल है। साइक्लोन्स क्या होते हैं, इंटेंस स्टॉर्म्स हैं, राइट, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में, वो डेफिनेशन आपको दे देनी है। यहां पर एक सिंपल सा डेटा के बेसिस पर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में कोई डेटा है कि साइक्लोन्स की वजह से पिछले 1 साल में हमारे देश का जीडीपी का इतना लॉस हुआ है, इतने लोगों की जानें गई हैं, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है उनको बता दिया, और हमारे कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो ऐसे में हमें यहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन भी उसी के ओरिएंटेशन में पूछा गया है। फिर आप मैप बता दीजिए। मैप में आपको क्या देखना है, 3 कैटेगरीज में देख लो। यहां चलो ठीक है 4 में है, आप कम से कम 3 कैटेगरीज में बताओ कि हाँ भाई, हाई, मीडियम और लो, ये वल्नरेबिलिटी लेवल है कि साइक्लोन्स की वजह से कितना खतरा कहां पर है। तो हाई वाला जो है, हमें पता है कि हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस रीजन में आप सीधा बता सकते हो कि हाई और मिड का सेगमेंट आ जाएगा। और इधर की तरफ देखो तो जो अरेबियन सी रीजन है वहां पर हमारे इतने साइक्लोन्स नहीं आते हैं एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, राइट। ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, क्यों नहीं आते, क्यों आते हैं, राइट। तो यहां पर आपको जस्ट ये बता देना है
कि हाँ इधर हमारे लो एंड मीडियम वाले हैं, इधर मीडियम और हाई वाले हैं। बस आपको कोस्टल रीजन में जो स्टेट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए दिखा देना है कि भाई यहां पर तो हाई का सेगमेंट है, हाई के चांसेस रहते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ गया, ठीक है। इधर आप आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ये हाई वाले हैं, हाईली वल्नरेबल है साइक्लोन डिजास्टर के लिए। वहीं पर इधर आ जाइए गुजरात वाले रीजन में, या फिर आप देख सकते हो केरला वाले रीजन में, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां पर साइक्लोन्स आते हैं। इन दिनों के अंदर थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, राइट। बट हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर कम है, तो इस तरीके से हम कलर कोड का या किसी भी तरीके से इनको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हो गया। फिर हम बता सकते हैं कि इंडिया कितना तैयार है, तो यहां पर आप सीधा पॉइंटर्स में यूज कर सकते हो कि इंडिया की तैयारी क्या क्या है। जैसे हमारे पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम अवेलेबल है, इसका मतलब हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग इनका यूज करके और अच्छे से चीजों को टैकल करने में सक्षम है। जैसे कि साइक्लोन फेनी आया था ना, तो उस टाइम पर बहुत से लोगों को टाइमली अलर्ट देते हुए निकाल लिया गया। तो आपके पास में एग्जाम्पल भी होना जरूरी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंटर अपनी बात रखी, फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई आपके पास में एग्जाम्पल हो, लेटेस्ट होना चाहिए, ये कोशिश करें, ठीक है। फिर आप देख लो दूसरा पॉइंट आपका कि आपकी तैयारी क्या है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपके पास में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, उसी के तहत ये एनडीएमए और स्टेट लेवल पे एसडीएमए काम करता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी अथॉरिटी होती है, तो उस तरीके से बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपके फोर्सेस काम करने के लिए रेडी है, राइट। तो ये बता दो ट्रेन पर्सनल्स होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट है, राइट। साइक्लोन एम्फेन के टाइम पर किस तरीके से एनडीएम जो हमारा एनडीआरएफ है उसने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए कितने लोगों को बचाया, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इस पे हम रिलाई कर रहे हैं, जिससे कि जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों को देखो, उनका आइडिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, उनकी बाउंड्री की वजह से वहां पर डिजास्टर को टैकल करने में प्रॉब्लम ना आए, उसको भी। साथ ही जैसे ICZM प्रोजेक्ट गुजरात में, जहां पर कोस्टल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन दी जा सके, एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इवैक्यूएशन और शेल्टर प्लानिंग, जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले एरिया में हमारे यहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो वहां से उनको निकाल करके सही जगह पे ले जाने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो ये पॉइंटर्स आप अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तैयारी रियल टाइम डेटा शेयरिंग पे हम रिलाई करते हैं, ठीक है। जैसे इनकॉइस है जो हमारा इंडियन नेशनल डिटेल्स शो करने प्रोवाइड करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे पास में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम आसानी से टैकल कर सके, ठीक है ना। तो ये हमारी तैयारियों में, जैसे साइक्लोन रामेल के टाइम पे किया गया था। अब देखो हर एक के अंदर एक अलग साइक्लोन का आपके पास में एग्जाम्पल है। अब इतने हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके पास में ना हो, बट यस हमारे पास में जब टॉपिक आ रहा है ना, तो लेटेस्ट 2 से 3 साइक्लोन्स जो हमारे रीजन के हैं वो तो आपके दिमाग में होने ही चाहिए, और वो मोर और लेस करंट अफेयर में हाईलाइटेड भी रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैकेनिज्म कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP ये रन कराया जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसी डेवलप कर दी जाए जो कि रेजिलियंट हो। रेजिलियंस का मतलब सिंपल है कि अगर डैमेज हो गया तो रिकंस्ट्रक्ट करने में, रीबिल्ड करने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आपको ध्यान है कोस्टल एरिया में बे ऑफ बंगाल वाले एरिया की बात करें तो वहां पर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार इनका कोस्टल एरिया है। साथ ही साथ श्रीलंका भी ले लो आप नीचे, ठीक है, या बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो उनके साथ में अगर टाइमली डेटा शेयरिंग का काम होता रहे, ठीक है, कि कहां पर साइक्लोन राइज होने का, ओरिजिनेट होने का चांस बन रहा है, तो वो प्रॉपर्ली उन चीजों के लिए हम पहले से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो इसमें देखो रिम्स जैसे प्रोग्राम, रिम्स जैसा मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या है कि साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज हमारे साथ में कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं, उनके साथ में हम भी डेटा शेयर करें और वो लोग भी हमारे साथ डेटा शेयर करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आप तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, फिर इसमें आपको देना था कि क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं साइक्लोन डिजास्टर को मैनेज, जो साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको एनहांस करने में। तो इसका सिंपल तरीका है कि हम फोरकास्ट एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करें, जैसे कि आजकल जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, तो इन टूल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप साइक्लोन से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आप इमेजिन करके आंसर दे सकते हैं कि यार उस साइक्लोन की स्ट्रेंथ को हम थोड़ा वीक कर दें, तो क्या किया जाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं रेजिलिएंट सी वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स और फ्लड बैरियर्स। मतलब जो ओशनिक कोस्टल लाइन से सी की तरफ ऑफ शोर जाती हुई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जिससे जो इनकमिंग वाटर है उसकी स्ट्रेंथ को वीक किया जा सके, राइट। इसके अलावा एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। देखो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी गवर्नमेंट सिस्टम में इश्यूज आते हैं तो उनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, दैट इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। दो अलग अलग एजेंसीज के बीच में अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाता है तो उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जैसे कि यूएसए के अंदर फेमा काम करता है, फेमा मॉडल है, तो उसमें आपको साइक्लोन से रिलेटेड अलर्ट भी डिक्लेयर करना है, तो आपके पास में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। दूसरा, साइक्लोन अगर आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया रहे कि कितना वो डिवास्टेटिंग हो सकता है, कितना डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, तो वहां पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम के लिए जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाला जो जिस स्टेट के अंदर वहां की पुलिस है वो एक्टिवली काम करने लग जाए। फिर वो अगर फॉल भी कर गया, साइक्लोन आ भी गया, तो उससे कितना डैमेज हो रहा है उसके बाद में हमें लोगों को वहां से निकाल करके ये भी तो देखना है ना कि मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो, तो उन चीजों पर इंटीग्रेटेड मैनर में काम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिजास्टर एक बार आके चली गई, डिजास्टर हो गया, बर्बादी हो गई, टूट फूट बहुत हो गई, तो हमें रिहैबिलिटेशन और रिकवरी प्रोग्राम पे भी काम करना है, और इसके लिए चाहिए होता है देखो फिर फाइनेंसेस की प्रॉपर अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि रेजिलिएंट केरला करके एक केरला गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि 2018 में केरला में जो फ्लड्स आई थी वो इतनी खतरनाक थी, जिसमें तैयारी अच्छी नहीं होने की वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ था, राइट। तो ऐसे में आगे ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो उससे टैकल करने के लिए हमारे पास तैयारी हो, है ना। तो उसके लिए हमें पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी प्रोग्राम पे काम करें, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इसको तो आप एआई के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर को भी आप आगे आने के लिए लेकर के आओ। अब आप नोटिस करो ये जितने भी आंसर्स यहां पर हम देख रहे हैं, इन आंसर्स के अंदर या इन पॉइंटर्स में आपको अपने सिलेबस का एक पूरा का पूरा कहते ना कि इंपैक्ट दिखेगा। अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से किया है ना, मेंस का जो सिलेबस है हमारा वो अगर अच्छे से कवर किया ना, तो आप मान के चलो आंसर राइटिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। तो हमें सिलेबस को तो टिप्स पे याद कर लेना, रट लो आप उसको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। फिर आप देख सकते हैं पब्लिक लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस को। देखो लोकल्स के पास में जिस भी पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं ना, तो उनके पास में इंडिजिनस नॉलेज होता है, उनका वहां पर कोर जो है वो है सरवाइव करना। तो ऐसे में उन लोगों के पास में जो नॉलेज है उसके साथ भी आप इंटीग्रेट करो हमारी अपग्रेडेशन को, है ना, हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उनको, और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए पीपल सेंट्रिक अप्रोच के बेसिस पे हमें काम करना होगा। इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड रिस्क रिडक्शन। डिसेंट्रलाइज्ड रिस्क रिडक्शन पे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से फॉलो करके फाइनली आंसर दे सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आपके दिमाग में डेफिनेटली कोई कमिटी, जैसे यहां पर साइक्लोन से रिलेटेड कोई कमिटी आपने पढ़ी है वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट उसका पॉइंटर आ रहा है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे यहां पर सेंधई फ्रेमवर्क, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। तो यहां पर आप इन मतलब जो भी आपके पास डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे एक हेल्दी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंटर्स को हमें समझना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू योर, यस दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्केलेटिंग क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स,
इन हिमालयाज। पहला पॉइंट आ गया आपको समझ में, क्या है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हिमालयाज में डिजास्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको एग्जामाइन करना है द इमर्जिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड इवेल्युएट, यहां से एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड इवेल्युएट द रोल ऑफ इंडिजीनस नॉलेज इन एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। इसमें आपको पॉइंटर्स क्या दिख रहे हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप 20 टू 30 सेकेंड्स इजीली क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें आप इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि आप उसमें मंथन कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हाँ मुझे यहां पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है। इमेजिनेशन हो पाएगी कि यार यहां पर डिमांड क्या है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन रीजन में जो इश्यूज हैं, इंपैक्ट्स हैं, या जो भी इकोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं वो, और उसके लिए फिर आपको इंडिजीनस नॉलेज है वो यहां पर सॉल्यूशन के तौर पे बताना है। तो ये मेन हमारे थीम्स होगी। अब इन्हीं पे आधारित हमें आंसर यहां पर लिखने की कोशिश करनी है। अगेन 10 मार्कर है, ज्यादा हमें लंबा नहीं खींचना आंसर को, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर हम इसका स्टैंडर्ड देखें रेफरेंस, ये देखो एक्यूरेटली हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्टली यही आंसर आपको लिखना है, नहीं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट यस आपको क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है। जैसा कि हमने देखा दो डिमांड्स यहां पर मेजरली हाईलाइट हुई है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयाज में कौन कौन से डिजास्टर्स बढ़े हैं और इंडिजिनस नॉलेज किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप बताओ, इसमें लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे यहां पर यूज किया हुआ है। देखो अब आप, सिक्किम में 2023 में लोनाक ग्लोफ हुआ था। ग्लोफ का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो परमाफ्रॉस्ट है, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है, वो क्या कर रही है? पिघल रही है। पिघलने की वजह से वहां पर जो पानी सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में होकर के पूरा का पूरा फ्लो आउट कर रहा है, तो उसकी वजह से वहां पर फ्लड्स आ गई। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज का लिंक आया कि नहीं? इसी तरीके से आप, कोई जरूरी नहीं है यहां से ग्लोव चले, आपने क्लाउड बर्स्ट का जो केस है, बादल फटने का, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, है ना, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड वाले रीजन में, अलग अलग एरियाज में, वहां पे वो भी आप मतलब उत्तराखंड वाले रीजन में, क्योंकि हमारे हिमालय का मेन फोकस है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रख लें। पहले इंट्रो हो गया, फिर आपको बता देना है कि हिमालयाज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन सी चीजें बढ़ी हैं। तो आप देख लो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जैसे सिक्किम का हमने देख लिया, 2013 का उत्तराखंड का फ्लड जो कि केदारनाथ में कितना डिजास्टर लेके आया था। फिर परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, थॉइंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये नेपाल में लांगटंग रीजन है, वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। फॉरेस्ट फायर्स, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, इसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो सूख जाता है, आग पकड़ लेता है, वो प्रॉब्लम है। आपके पास में लेटेस्ट कोई भी एग्जांपल हो हिमालय से रिलेटेड, वो यूज करो। ध्यान रखनी है वो थीम, क्लाइमेट चेंज, हिमालय और इंडिजीनस सॉल्यूशन। इंडिजीनस सॉल्यूशन पे तो हम चलेंगे बाद में, पर क्लाइमेट चेंज और हिमालय को इंटीग्रेट करते हुए आंसर देना है, ठीक है। शिफ्ट इन मॉनसून पैटर्न, आप खुद देख लो, अब की बार जून मंथ में ही मॉनसून आ गया, आप इंटीग्रेट करो चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं कि अनटाइमली मॉनसून आना ये कितना प्रॉब्लम हो जाता है, जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो डैमेज हो गया, नई जो आपको प्लॉइंग करनी है वो आपकी प्रॉब्लम में आ गई, तो इसकी वजह से। और साथ ही साथ फ्लड्स, असम में जिस तरीके के फ्लड्स देखे जाते हैं, 20 लाख के लगभग प्रॉब्लम। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर रिसोर्सेज, पहाड़ जहां से पानी निकलता है वहां पे प्रॉब्लम, राइट, इनको आप हाईलाइट कर सकते हो। एग्रीकल्चर का एंगल आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से लद्दाख के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिजिनस लोग, मतलब लोकल्स के द्वारा क्या क्या चीजें पहले की जा चुकी हैं या वो करते हैं। तो आपको पहले तो हिमालयन रीजन का आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहां के लोगों की क्या प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर आपका थोड़ा कमांड होना यहां पर जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने इश्यूज देखे, उन्हीं को लिंक करते हैं। पानी की बात हुई थी तो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म, जैसे कि आइस स्तूप लद्दाख में, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि नेपाली जो लोग होते हैं, नेपाल में जो लोग हैं वो शेरपा, जो पहाड़ी पे चढ़ाई के टाइम पे हेल्प करते हैं, उन लोगों को आइडिया लग जाता है वहां की हवाओं का
और वहां के मौसम को देख करके कि अब की बार एवलांच होने वाला है, बर्फ का एकदम से स्लाइड होना पॉसिबल है, तो वो चीजें जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेसिस पे। इसके अलावा आप ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक जैसे कि रामेद, और आप देख सकते हैं लद्दाख वाले रीजन में, और दाजी, ये आप दाजी देवारी, ये कश्मीर में चलता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू से जो मकान बनते हैं वो आप ऐड करो चीजों को, राइट। पर हमें देखना क्या, क्लाइमेट चेंज से इंटीग्रेट करते हुए। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है, लोगों के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो कि जो बायोमास है, जो सूखी पत्तियां, इनको हटा दो जिससे कि आग फैले ना। ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो ट्रेडिशनली की होगी। लोकल अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी, जैसे कि ब्रोकपा ट्राइब्स हैं, वो ट्रांस ह्यूमैनिक को फॉलो करते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज में क्या हो सकता है कि कहीं पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ग्राउंड लेवल पे, तो वो ज्यादा हाइट पे जा सकते हैं, वही चीज है। और जो टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप कर रहा है हाइट पे, तो वो नीचे आ सकते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है। इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, जैसे भूटान के लोग हैं, नेचुरल साइंस को यूज करते हैं कि हाँ भाई कौन सी सीजन के लिए, कौन सी सीजन एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, अभी हमें ग्रो करना है, अभी हमें हार्वेस्ट करना है। तो इन चीजों को फिर आप जनरल कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड। ये तो देखो अर्बनाइजेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको शहरों में लोगों की इन्फ्लक्स भी दिख रही है, तो वहां पर पॉपुलेशन राइज और फ्लड्स का आना, ठीक है, और लोग जहां पर ज्यादा होंगे वहीं पर चीजों को हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो आप देखो अर्बन फ्लडिंग इज इंक्रीजिंगली being recognized as the climate induced disaster। अगेन क्लाइमेट का एंगल है, बट एस्पेक्ट क्या आ गया, अर्बन रीजन इन इंडिया। डिस्कस द की कॉजेज बीइंग बिहाइंड राइजिंग अर्बन फ्लड्स, ठीक है, आपको बताने हैं अर्बन फ्लड के बढ़ने के पीछे के कारण, और साथ ही साथ ये भी देखना है आपको कि पॉलिसी मेजर्स हम क्या ले रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम, अर्बन फ्लडिंग को। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्या हमारे एफर्ट्स हैं, क्या हमने लॉज बनाए हैं, उनको बताना है, और इनको एड्रेस करने से रिलेटेड हमने क्या एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। तो आपको थीम समझनी है, अर्बन फ्लडिंग क्या है, क्यों बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट है इंडिया में। नंबर 3, इसमें अगर देखें तो आपकी रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है कि अर्बन फ्लड को बढ़ाने में हो गया, फिर आपको बताना है कि अभी तक हम क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ से कोई सजेशन भी हो कि हाँ मैं कुछ एड ऑन करना चाहूं। वैसे अगेन 10 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा आपके पास में शब्दों की वो लिमिट रहेगी नहीं, तो इसकी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर अर्बन फ्लडिंग 3 डिमांड यहां पर पूछ ली। सबसे पहले तो आपको लिस्ट ये बता देनी है कि फ्लड के क्या क्या कारण है। नंबर 2, फीचर्स बताओ, कोई भी इस तरीके के 2 फ्लड इंसिडेंट अभी रिसेंट टाइम में ले लो, ठीक है, क्या अर्बन फ्लड, जैसे कि अभी चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, ठीक है, ये जो लेटेस्ट केसेस हैं आप उनको कोट कर सकते हो कि इस साल में ये हुआ था। फिर आपको बताना है पॉलिसी और फ्रेमवर्क एफर्ट्स कि भाई इस तरीके की फ्लड्स को टैकल करने के लिए क्या। तो अर्बन फ्लडिंग धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज हो रही है उसकी वजह से, और यहां पर लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता देना है, जैसे कि 2024 का यहां पर है आपके पास में, लेटेस्ट 2025 मॉनसून अभी चल ही रहा है, तो कई केसेस आपके पास में डेवलप हो जाएंगे, तो आप इंटीग्रेट करके उसको ऐड कर दो, और साथ ही लिख दो क्लाइमेट इंड्यूस्ड हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से क्लाइमेट बदलने की वजह से पानी का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अब कारण बता सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा गया कॉजेज, तो इसके कारण पे हम ध्यान देंगे क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि चेन्नई में 1000 mm रेनफॉल आया, एग्जाम्पल आपको जरूर देते हुए चलना है। फिर अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन, ठीक है, ना सिविल लाइन प्रॉपर डाली हुई है, ना वहां पर कॉलोनीज का प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्क्रीटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से जो पानी आता भी है वो इकट्ठा होकर के फ्लो ही करता, नीचे परकोलेट ही नहीं कर पा रहा, तो अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन में आ गया। जैसे कि मुंबई में 2005 में मीठी रिवर पे मुंबई लोकेटेड, और वहां पर ब्लॉकेजेस की वजह से या उस पूरे एरिया को कैप्चर करने के चलते वहां पर फ्लड्स आए। ऐसा आप आसपास के किसी भी शहर का एग्जांपल दे सकते हैं, आपके पास में एग्जांपल होना चाहिए। बस ये है
कि रिसेंट टाइम में वो न्यूज में हाईलाइटेड रहो। इसके अलावा लोकेशनल वल्नरेबिलिटीज, लोकेशन क्या है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर फ्लड्स बहुत ज्यादा आती हैं, बट आपने वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे मकान बनवा दिए, कॉलोनीज काट दी, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। वो चीज, इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेंशन कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग फेलियर, ये तो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखिए कि नदी फ्लो कर रही है, आप देखो लोकल, ये चीजें बिल्कुल लोकल एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट होने वाली है। रिवर का पूरा फ्लो एरिया है, कोई जमाने में नदी बोला जाता था, और वहीं पर आज आप कॉलोनीज काट काट करके लोगों को बसा रहे हो। तो ये तो एक तरीके से अथॉरिटीज का फेलियर हुआ कि नहीं, आपने बिना चेक किए ऐसे ही अप्रूवल दे दिया, ठीक है, तो वो चीज आ गई। ठीक जैसे 2015 का चेन्नई में फ्लड आना, ये क्या था कि वहां पर रिजर्वायर से रिलेटेड डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया गया। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होना प्रॉपर, जैसे आईएमडी की तरफ से एक फोरकास्ट दे दी कि आज इतना एमएम या इतनी जबरदस्त बारिश आने वाली है, तो उस टाइम पर अथॉरिटीज कोई ऐसा इवेंट या ऐसा काम ना होने दें जिससे कि प्रॉब्लम ज्यादा हो, है ना, तो वो चीजें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसीज की बात करें कि इंडिया में टैकल करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए हैं, तो देखो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसमें एनडीएमए, एसडीएमए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एनडीएमए अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड गाइडलाइन इशू कर चुका है 2010 में, उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए। मतलब ये एफर्ट किए जा चुके हैं जिसमें रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग, कि हाँ भाई आज इतने, आपके पास में मैसेज आता ही होगा ना एनडीएमए का कि अब की बार इस रीजन में इतना बरसात होने का चांस है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं 2017 के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो इशू किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं अमृत प्रोग्राम, इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यहां पर स्कीम्स जो भी दिमाग में आ रही हैं, स्मार्ट सिटी प्लान की बात की जा रही है तो स्मार्ट सिटी मेंशन कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। फिर स्टेट के लेवल पे, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई और केरला का ले लिया, आपके पास कोई एग्जाम्पल अपने खुद का स्टेट का हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और सेंट्रल वाटर कमीशन ये साथ मिलके काम करें, इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करवा के कैसे काम कर सकते हैं, तो इन पे आप अपना फोकस रख सकते हैं, राइट। इसके बाद में फिर कंक्लूड कर देना है कि भाई जो इश्यूज हैं वो हमारे सामने हैं, उनको टैकल करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर सिस्टम में डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए और उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, उसको फिर अपने हिसाब से इस आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो, यस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम इन डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी लेवरेज टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस। क्या पूछा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे पूछ लिया डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने में, और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप इसको कैसे और इंप्रूव कर सकते हो। तो ये दो ही चीजें इस क्वेश्चन की डिमांड कर रही हैं। इनमें पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है आप उसको डिफाइन करिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप कौन कौन से हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मेंशन करते हुए बताइए कि उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या हमें आउटकम और क्या हेल्प मिल रही है वो हमें बताना है। जैसे कि इंपॉर्टेंस की बात हुई तो सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज, जैसे कि आईएमडी अगर फोरकास्ट टाइम पे कर दे तो लोगों को इवैक्यूएट करना बड़ा आसान होता है, इसका आप लेटेस्ट एग्जांपल किसी साइक्लोन की बेसिस पे दे सकते हो, है ना। इसी तरीके से दूसरी अगर बात करें तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि भाई एक्चुअल में कितना डैमेज हो गया उससे हमें रिकवर करने के लिए इफेक्टिवली कितना जल्दी काम कर सके, जैसे कि साइक्लोन बिपरजॉय में काम किया। इसके अलावा इकोनॉमिक सेविंग्स के ऊपर कि भाई अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका इफेक्टिवली काम करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो गई। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, लोगों का आइडिया आप यूज कर सकते हो कि भाई कहां पर हमें काम करना है, कैसे हमें प्रोटेक्शन लेनी है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, सुनामी जब आई थी ना 2004 में, तो उस टाइम पर अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में जो आदिवासी लोग रह रहे थे उन लोगों को ज्यादा इतनी परेशानी नहीं हुई थी, पर जो आदिवासी लोग थे उनको आइडिया था कि समंदर अगर पीछे हट रहा है तो उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज था कि हमें अंदर चले जाना है। जबकि तमिलनाडु और इधर की हमारी जो कोरोमंडल कोस्ट पे जो लोग रहते हैं उनका ये था अरे पानी पीछे कैसे हट गया, तो वो लोग और आगे तक चले गए थे। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन दे, उन्हीं के आइडिया के बेसिस पे हम काम करें तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज है। फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो कि यहां पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, एआई, मशीन लर्निंग
मोबाइल टेक्नोलॉजी अलर्ट, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपके भी यहाँ पर मैसेज अभी रिसेंट टाइम में आ रहे होंगे। जीआईएस सिस्टम हो गया, ड्रोन फॉर रियल टाइम असेसमेंट, ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास में ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे आपको पॉइंटर्स में आंसर देते हुए आगे चलना है, जिससे कि जो आप बात बोलना चाह रहे हो, अच्छा हाईलाइट भी आप कर सकते हैं अंडरलाइन करके, जिससे कि एग्जामिनर को चीजों को समझने में आसानी रहे कि भाई बंदा बोलना क्या चाह रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, यहां पे ब्रीफली आउटलाइन द कॉन्सेप्ट एंड क्राइटेरिया ऑफ द हीट वेव इन इंडिया along with its socio-economic and environmental implication, ठीक है, substantiate with effective strategies। यहां पर पूछा गया है आपसे कि इंडिया में हीट वेव के लिए क्या हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, साथ ही साथ इसके क्या असर पड़ेंगे सोशियो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली, और इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताइए। ये आपसे पूछ लिया गया, तो ये मेजर डिमांड हो गई आपकी, ठीक है ना। तो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी दे देना है। सबसे पहले हीट वेव क्या है वो आपको डिफाइन कर देना है, जो कि करंट अफेयर में हाईलाइटेड रहती है जैसे ही हमारे समर्स आते हैं उस टाइम पे। तो उसके क्राइटेरियाज आपके पास में बहुत सारे, आपको भी ध्यान है कि भाई प्लेन्स का अलग क्राइटेरिया होता है और माउंटेन्स का अलग होता है। तो आप यहां पर पूरी डिटेल भी दे सकते हैं, या फिर प्लेन वाला जो क्राइटेरिया है वो बता दीजिए, और फिर बता दीजिए कि माउंटेनस रीजन में जो प्लेन का क्राइटेरिया उसके कंपैरिजन में थोड़े कम टेम्परेचर पर भी हीट वेव चली जाती है। तो आप रिलेटिवली आंसर दे सकते हो, बट यस यहां पर आपको हीट वेव को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में बताने की जरूरत है। ये हो गया कोस्टल एरिया में कैसे होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ये आप यहां पर डेटा का यूज करते हुए इसको फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, कितना इसका असर आता है। देखो सोशो इकोनॉमिक का मतलब अगेन सिलेबस को रिकॉल करना है, क्या चीजें थी। तो सबसे पहली चीज तो हमारा क्या आ गया, हेल्थ, हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, कितनी रिसेंट टाइम में हीट रिलेटेड डेथ्स हुई है वो आप मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं। आप एक बार इमेजिन करो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उनको आप जैसे ही दिमाग में लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आने लग जाएंगी, और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, टूरिज्म पे कितना असर पड़ता है, ठीक है। ये देखो जीडीपी लॉसेस कितने हैं, ये साथ ही साथ सोशल इनइक्वालिटी, जो वीकर सेक्शंस हैं जैसे कि शहरों में स्लम ड्वेलर्स हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है, तो वो चीजें आप बता सकते हो। तो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये बता देंगे आप, ठीक है। फिर आ जाइए आप एनवायरमेंट के लिए भी आपसे पॉइंट पूछा था, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इकोसिस्टम पे स्ट्रेस क्रिएट होती है ज्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से। एनवायरमेंटल डिसरप्शन, जो नॉर्मल आपका नेचुरल प्रोसेस चलता है उस पर असर आता है, ड्रॉट, डस्ट स्टॉर्म, वाइल्ड फायर्स, ये चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। एनर्जी डिमांड पे असर आती है, जैसे गर्मियां बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है ना। जून 2024 में आप देखो कितनी डिमांड आई है। डेटा तो हमें फॉडर मटेरियल की तरह रेडी रखना होगा, जिससे कि हम जो बात बोलना चाह रहे हैं वो वहां पर इंटीग्रेट कर सके। और ये चीजें मोरलेस आपके एडिटोरियल, न्यूज़पेपर, इनसे भी निकलती रहती है, ठीक है ना। वाटर स्कैर्सिटी का इश्यू आता है यहाँ पर। ह्यूमन हेल्थ इंप्लीकेशन, हेल्थ वाला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, पर हमारा यहां पर फोकस था एनवायरमेंट पे। फिर फाइनली यहां से आप स्ट्रेटेजीज बता सकते हैं इस तरीके से, हब एंड स्पोक मॉडल पे बेसिस पे, कि सेंटर में मेन थीम ले ली और उसको असिस्ट करने के लिए पॉइंटर्स हमारे पास में अवेलेबल है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ग्रीन स्पेस क्रिएट कर दो, ट्री कवर क्रिएट कर दो, तो ये कम्युनिटी का रोल हो गया। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर कर लो, सस्टेनेबल कूलिंग पे जा सकते हैं हम, अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको हम और एनहांस करें, ठीक है, ये तो पॉइंट वही है। हीट एक्शन प्लान पे काम करें, ठीक, क्लाइमेट अडेप्टेशन जिसके अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग और एफोरेस्टेशन, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर प्रॉब्लम्स को आपसे पूछ लिया गया कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम कितनी होती है, तो ध्यान रखना है हमें सॉल्यूशन जरूर सजेस्ट करने हैं। बिना सॉल्यूशन के आप अगर क्वेश्चन की डिमांड में यूं रह जाओगे ना कि हाँ भाई प्रॉब्लम ही तो पूछी थी, इसका मतलब प्रॉपर आंसर नहीं है, हमें सॉल्यूशन जरूर देने हैं वहां पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फाइनली फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि गाइडलाइंस किस तरीके से दी हुई है, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, और इस पे हमने अभी तक क्या काम कर लिया, ये चीजें आप मेंशन करते हुए बता सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखें तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर हीट वेव के बाद में लैंडस्लाइड का। लैंडस्लाइड्स पॉजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन हिली रीजन्स ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट आ गया
लैंडस्लाइड का, ठीक है ना, पहला पॉइंट हमारा लैंडस्लाइड का। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर एडेड है, लैंडस्लाइड के साथ साथ में हमें बताना है कि हिली एरिया में लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, लाइफ इन हिली एरियाज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है एनालाइज द इंटरवेनिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लैंडस्लाइड। फिर दूसरा फैक्ट, पहला पॉइंट पहली डिमांड क्लियर, दूसरी पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि आप यहां पर ये बताओ कि कौन कौन से और फैक्टर्स है जो लैंडस्लाइड को इंक्रीज करते हैं। तो लैंडस्लाइड पे इंपैक्ट डालने वाले डिफरेंट फैक्टर्स को आपको यहां पर हाईलाइट करना होगा। और फिर लास्ट में पूछ लिया आपसे सजेशन, सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू एलिविएट द रिस्क, आपको यहां पर सॉल्यूशन भी देना है। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग फ्लो में आंसर दे देना है। तो यहां पर जो है वो देखते हैं, तीन डिमांड हमारी क्लियर है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कैसे ही होता है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर आपके पास में कोई अगर डेटा हो कि लैंडस्लाइड के बेसिस पर कितना क्या प्रॉब्लम हो रही है और लैंडस्लाइड होता कितना है हिली एरिया में, तो हमारे देश में कितना हिली एरिया है वो आप बता सकते हो। लैंडस्लाइड का रीसेंट कोई इंसिडेंट हुआ है वो आप कोट करके इंट्रो दे सकते हो। तो ये आपका सिंपल इंट्रो में चीजों को, एक इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक थीम सी आती है, एक जिस्ट आता है कि हाँ वाकई में आप क्या बोलने वाले हो, और ये इंपैक्टफुल होना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो ये हमें बता देना है इसमें। फिर आ जाओ आप बॉडी में, तो सबसे पहले तो लैंडस्लाइड की वजह से क्या खतरे हैं वो आप बताओगे, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड बता दिया, कितना कहां पर कितनी जैसे केदारनाथ में हुआ था 2013 में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां पर कितना डैमेज हो जाती है इन चीजों की वजह से, जैसे मणिपुर का केस बताया 2022 का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लोगों को अपने घर बार छोड़ करके जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर इकोनॉमिक हार्डशिप, इसके लिए कोई एग्जांपल आ जाए तो वो आप एड ऑन कर सकते हो। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तो नेचुरल है ही, फॉरेस्ट एरिया पूरा दब जाता है, इरोजन हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सिक्किम में 2011 का लैंडस्लाइड। इसके अलावा हाइट एंड रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, केदारनाथ वाला अगेन रिपीट। फिर बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंडस्लाइड को एग्रीवेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसमें हैवी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, एकदम जनरल वर्ड्स हैं जो बार बार आप सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, बस केवल इंटरप्रीट करके आपको जस्ट लिखना है। सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, आपको पता है हिमालयन रीजन में किस तरीके से अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, इंडियन और कौन सी प्लेट है हमारी, यूरेशियन प्लेट। बट यहां पर उन प्लेट्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सीधी बात है, हमें आंसर यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देना। अगर यही क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का होता है ना, तो वहां पर आपको ज्योग्राफी को इंक्लूड करना था, यहां पर हमें डिजास्टर पर फोकस करना है। दोनों में ऐसे होता है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग पेपर में मिल जाएंगे, बट हमारा ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसके साथ होना चाहिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे हम मानो अटल टनल बनाई या कोई भी टनल बनाई, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, तो वहां पर उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, राइट। तो एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो गया, चार धाम प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से भी कई ऑब्जेक्शन कर भी रहे हैं लोकल्स। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें बन ही जाता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स, सोल्यूशन आपको दे देने हैं। क्या सोल्यूशन है? जो प्रॉब्लम आपको हाईलाइट हो गई तो सोल्यूशन दे दो कि भाई एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, इंप्रूव्ड लैंड प्लानिंग, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, इन पे हम काम कर सकते हैं। मिटिगेशन, कैसे हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, डायग्राम आप जरूर यूज कर सकते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर भी लैंडस्लाइड का, क्लाइमेट चेंज का, साइक्लोन्स का ये आ रहा है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई यहां पर मैपिंग की जरूरत है तो दे, राइट। यहां पर लैंडस्लाइड का, तो लैंडस्लाइड में क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं तो वो इमेज के थ्रू आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तो देखो हमेशा हेल्दी रहता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। मिटिगेशन मेजर्स में हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, कि भाई कहां पर किसको कितना खतरा है, कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, उससे रिलेटेड अगर मैपिंग रिलीज कर दे तो वहां पर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसमें गड़बड़ ना हो, जल्दबाजी ना हो, ठीक है। इको इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन, आप देखो कि आपके आसपास में कैसी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी है, उसको ध्यान रखते हुए हम डेवलपमेंट के काम करें। इफेक्टिव ड्रेनेज मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, एफॉरेस्टेशन, वाटर सेड रिहेबिलिटेशन हो गया, रेगुलेशन ऑफ माइनिंग हो गया, इन पे कर सकते हैं, क्योंकि माइनिंग और इनकी वजह से, माइन ब्लास्टिंग जो धमाके होते हैं उनकी वजह से भी लैंडस्लाइड का एक एस्पेक्ट क्रिएट होता है। और इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं वो आप यहां पर बता सकते हैं। लैंडस्लाइड एटलास इसरो रिलीज करता है, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग रिलीज होती है,
स्पेशल पर्पस व्हीकल आपने लॉन्च कर रखा है लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के लिए, लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन इनिशिएटिव, जिसमें आप जहां जहां पर भी लैंडस्लाइड का आपको खतरा दिखे, जैसे वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स वाले रीजन में, तो वहां पर आप वल्नरेबिलिटी बता सकते हो कि यहां पर ये एक्टिविटीज अलाउड है, ये बैंड है। साथ ही साथ जो माधव गाडगिल कमेटी है, जो भी वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन से रिलेटेड कमिटीज हैं, उनकी रिकमेंडेशन आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये आप बता सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 7। इसमें पूछा है वल्नरेबिलिटी मैपिंग इज ए क्रूशियल टूल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वल्नरेबिलिटी का मतलब कि आप जिस रीजन में रहते हैं या आप जिस रीजन को समझ रहे हैं वहां की कितनी ज्यादा रिस्क के लिए ससेप्टेबिलिटी है, कि कितना वहां पर खतरा ज्यादा है। अगर उसके हिसाब से हम मैपिंग करके दे देना तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आसानी से आप प्री प्लानिंग कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो ऐसे में वल्नरेबिलिटी मैपिंग अगर अब कर दी जाए तो इससे कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये डिमांड देखनी है वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती क्या है और ये क्यों निर्णायक है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। तो आपका एक पार्ट तो हो गया ये वाला। दूसरा, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड मेथोडोलॉजीज, इसके कंपोनेंट और मेथड्स आपको बताने की कैसे मैपिंग हो सकती है, क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं वो आपको बताना है। और तीसरा पार्ट, हाउ कैन इट बी इंटीग्रेटेड विद अदर स्पेशल प्लानिंग टूल्स फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, कि जो ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग है इसको आप दूसरे जो भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके कैसे डिजास्टर को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये तीन पार्ट्स यहां पर हमारी मेन डिमांड वाले आ गए। तो आप यहां पर तीन डिमांड्स को हाईलाइट करते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग क्या होती है वो आप बता दीजिए, फिर इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बता दो, जैसे कि हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स अलोकेशन कि भाई जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर हमें क्या तैयारी करने की जरूरत है, अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। कम्युनिटी रेजिलियंस कि लोगों को घर छोड़ के ना जाना पड़े अगर थोड़ी बहुत भी डिजास्टर वहां पे आती है। तो जैसे कि उड़ीसा के अंदर साइक्लोन प्रोन एरिया है तो वहां पर अर्ली वार्निंग दे दे तो लोगों को निकालना बड़ा आसान होता है। और आप देखो हमारा साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना इफेक्टिव है कि जब एक्यूरेटली काम करते हैं तो एक या दो लोग जो लापरवाही करते हैं उनकी डेथ होती है, बाकी हम बहुत कुछ बचा पाते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग पॉलिसी डेवलपमेंट, इंप्रूविंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो कि केरला फ्लड के टाइम पे किया, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। अब कैसे हो सकता है तो इसमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले हैजार्ड मैनेजमेंट असेसमेंट कि हां अगर डिजास्टर आई तो उससे कितना हमें लॉस हो सकता है। एक्सपोजर एनालिसिस कि भाई कितना आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने वहां पर डेवलपमेंट और सेटलमेंट कर रखे हैं जिनको खतरा ज्यादा है अगर कहीं पे किसी भी तरीके की हैजार्ड हो, किसी भी तरीके का डिजास्टर आए तो अकॉर्डिंगली वो चीजें देखें, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, राइट। फिर आओ सेंसिटिव एरिया सेंसिटिविटी असेसमेंट कि कहां पर कितना ज्यादा खतरा है। नॉर्मल सी चीजें हैं, देखो एडेप्टिव कैपेसिटी किस तरीके से आप टैकल करोगे, कहां पर किसी जैसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है मान लो आपका तमिलनाडु वाला रीजन, तो वहां पर हमें चीजों को देखना होगा कि अगर लैंडस्लाइड आ गई तो वहां के लोग क्या एकदम रेडी हैं, क्या हमारा वहां पर इतना फोकस है जिससे कि हम उनको प्रॉब्लम से निकाल सकें, ठीक है। कॉम्पोजिट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, देखो एनडीएमए के द्वारा ईडीआरआई करके अर्थक्वेक डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो वो साफ साफ दिखाता है कि कहां पर अर्थक्वेक के ज्यादा खतरे हैं। तो उसको यूज करके आप इजीली तैयार कर सकते हो मैपिंग को कि कहां पर ज्यादा खतरे हैं कहां पर कम। तो आप देखो कि ये तैयारी हो जाएगी कि नहीं वाकई में कि हम कैसे इनको टैकल कर सकते हैं। फिर आ जाओ इंटीग्रेशन विद अदर स्पेशल प्लानिंग की बात करें तो इसमें आप नोटिस करेंगे, ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन विद अदर स्पेशल प्लानिंग टूल्स की बात करें तो इसमें देखो जीआईएस सिस्टम के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे तमिलनाडु ने अपना खुद का लोकल बना रखा है। रिमोट सेंसिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके थ्रू हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं। ड्रोन मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग जब हो तो उस टाइम पर वल्नरेबिलिटी मैपिंग को ध्यान रखते हुए कि भाई कहां पर फ्लड ज्यादा आ रही है, कहां पर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम फ्लो कर, कहां से रिवर कैचमेंट एरिया तैयार हो रहा है, वहां पर तो कम से कम आप मकान मत बनने दो। तो उन चीजों पे काम करना। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स आप तैयार कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। अर्ली वार्निंग सिस्टम को इफेक्टिवली तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के हम कंक्लूजन में ये बता सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग से हम एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है और कहां पर कम। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान तैयार कर लो, ठीक है।
तो ये एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बट अगेन मैं बता दूं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है मेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट जो आपका होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, जिससे कि आप अपनी तैयारी में जो भी कुछ कमी रहती है प्रैक्टिस की उसको कवर अप कर सकें। ओके, इस सेशन में तो इतना ही था। थैंक यू।